ये है भारतीय विद्या भवन, एक रेसिडेंशियल स्कूल तमिलनाडु के शहर एरोडी में। और ये है दिल्ली का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको पॉपुलरली SRCC कहा जाता है। अब इन दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत गहरा संबंध है, जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। 2016 में SRCC के पॉपुलर BCom ऑनर्स प्रोग्राम के 160 कैंडिडेट्स में से 50 कैंडिडेट्स भारतीय विद्या भवन से थे। पर ये कोई वन ऑफ सिचुएशन नहीं है। 2014 में 36 स्टूडेंट्स भारतीय विद्या भवन से SRCC में एडमिट हुए थे और 2015 में 28 स्टूडेंट्स। अब ये बहुत अजीब बात है कि इंडिया के 14 लाख स्कूल्स में से बस एक स्कूल ने ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट्स एडमिट करे थे SRCC के BCom ऑनर्स प्रोग्राम में 2016। और ऐसा ही हुआ था हिंदू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के BA ऑनर्स प्रोग्राम के साथ, जहां इस प्रोग्राम को एप्लीकेशंस मिली 100 स्टूडेंट्स से, जिनके 100% मार्क्स आए थे। और इन 100 में से 99 स्टूडेंट्स केरला से थे। इसी वजह से एक DU प्रोफेसर ने अक्यूज किया था हिंदू कॉलेज को केरला के स्टूडेंट्स को फेवर करने के लिए। The professor of physics at the Kiroromar College alleged that marks jihad is being done by the Kerala Education Board. He claims that certain colleges are forced to over-admit students in particular courses because they all had 100% marks from the Kerala board. अब ऐसा नहीं है कि DU केरला के स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा था। इश्यू ये है कि DU में एडमिशन लेने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ही नहीं। इसी वजह से रिसेंटली DU ने अनाउंस किया कि अब वो बोर्ड मार्क्स पर निर्भर नहीं करेंगे, बल्कि एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। और ये DU का जो प्रपोजल है वो दर्शाता है कि हमारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम का जो सिस्टम है वो कितना खराब है। और इस वीडियो में हम इसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। Prestigious Delhi University. We now got 9 courses in Delhi University which want 100%. More than 70,000 students scored above 95% in CBSE this year. There are those who've scored even higher. अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस, LSR, हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो इस बार आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस साल कोविड की सेकेंड वेव की वजह से एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए गए। इसका ये मतलब था कि जहां पहले CBSE के बोर्ड एग्जाम्स दूसरे स्कूल्स में होते थे, जिनको मैंने भी दिया था, इस साल वो ऐसा नहीं कर सके। इसलिए इंटरनल एग्जाम्स के बलबूते पर ही CBSE के बोर्ड मार्क्स डिसाइड किए गए। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल एग्जाम थे नहीं, ऑब्वियसली हर स्कूल ये चाहेगा कि उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स मिले। और इसकी वजह से DU को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स कई कॉलेजेस के लिए ऑलमोस्ट 100% हो गए थे। जैसे DU के दयाल सिंह कॉलेज की बात करते हैं, जिसके BA ऑनर्स हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए 77 सीट्स थी और जिसका कट ऑफ था 94% अनरिजर्व सीट्स के लिए। पर इस साल इस प्रोग्राम में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिट हो गए, क्योंकि इन सारे ही स्टूडेंट्स के मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा थे। और DU का ये रूल है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है तो उनको एडमिट करना ही होगा, चाहे कैपेसिटी कितनी भी हो। इसलिए ऐसा प्रोग्राम जिसमें कैपेसिटी बस 77 थी, उसमें एक्चुअली 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिट हो गए। अब आप ये मत सोचना कि ये जो इन्फ्लेशन है मार्क्स की, ये बस कोविड की वजह से ही आई है। ये एक बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है मॉडरेशन। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉडरेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की ही क्यों गई। CBSE की वेबसाइट पर 5 रीजन दिए हुए हैं जिसकी वजह से CBSE बोर्ड मॉडरेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। क्वेश्चंस की मिस इंटरप्रिटेशन, एग्जाम इवैल्यूएशन में सब्जेक्टिविटी हटाना, क्वेश्चन पेपर्स के डिफरेंट सेट्स के मार्क्स इक्वलाइज करना और एक कांस्टेंट पास परसेंटेज मेंटेन करना पिछले साल के कंपैरिजन से कुछ कारण है जिसकी वजह से मॉडरेशन की पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। पर कई बार CBSE इस मॉडरेशन पॉलिसी के नाम के अंदर मार्क्स को ऐसे इन्फ्लेट कर देता है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे 2016 और 17 में CBSE ने मैथ स्कोर स्टूडेंट्स के 16 और 11 मार्क्स से बढ़ा दिए थे, पर उन्होंने कहा था कि इस मॉडरेशन के बाद मैक्सिमम मार्क्स बस 95 ही हो सकते हैं। जिसका मतलब था कि अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 79 मार्क्स आए थे तो मॉडरेशन के बाद उनका स्कोर हो जाएगा 95, और ऐसा स्टूडेंट जिसके 94 मार्क्स आए थे मॉडरेशन के पहले, उनका स्कोर भी 95 हो जाएगा मॉडरेशन के बाद। अब CBSE ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिफरेंट पेपर्स की डिफिकल्टी अलग थी। पर आप ही बताइए, इस मॉडरेशन का कोई भी सेंस बनता है? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब ऐसी ही चीजों की वजह से DU के जो कट ऑफ मार्क्स है वो ऑलमोस्ट 100% पहुंच गए हैं कई प्रोग्राम्स के लिए। 2016 से वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 95% से ज्यादा आ रहे हैं CBSE बोर्ड में, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। CBSE का कहना है कि वो मॉडरेशन इसलिए करते हैं ताकि वो मार्क्स को इक्वलाइज कर ले। पर CBSE अकेला बोर्ड नहीं है जो ये चीज करता है, कई स्टेट बोर्ड भी ये चीज करते हैं, और कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अब मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए। वैसे ये ग्राफ देखिए जो हमें बताता है यूपी के हाई स्कूल एग्जाम्स की पास रेट्स। आप देख सकते हैं कि ये कैसे पासिंग रेट चेंज करती रहती है। पर हम सबको पता है कि जो पासिंग रेट है एक एग्जाम की, वो हर साल के बाद सेम ही रहनी चाहिए,
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, पर ऑन एवरेज ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। प्रशांत भट्टाचार्य जी और गीता किंगडन ने इस एनालिसिस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी। इसी ग्राफ पर उन्होंने उन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम डाले जिनकी सरकार थी तब यूपी में, और अब आप देख सकते हैं कि कैसे पासिंग रेट इन एग्जाम्स में चेंज करती है जब एक नई सरकार पावर में आती है। जैसे 1992 में आप नोटिस करोगे कि पासिंग परसेंटेज एकदम ड्रामेटिकली गिर गई। क्यों? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, क्योंकि 1992 में कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पुलिस को इंस्टॉल किया जाएगा एग्जाम सेंटर्स में ताकि चीटिंग ना हो। इस ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे पासिंग रेट बहुत बढ़ जाती है जब समाजवादी पार्टी पावर में आती है। तो इसका बेसिकली मतलब है कि कई सरकारें दबाव डालती हैं स्टेट बोर्ड्स पर ज्यादा मार्क्स इन्फ्लेट करने के लिए। तो सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल वोट बैंक है सारी पार्टीज के लिए, और बस ये स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके परिवार भी वोट बैंक्स हैं। तो सरकारें ये मानती हैं कि अगर हमने बाय चांस कई स्टूडेंट्स को फेल कर दिया तो उनका वोट तो गया। और क्योंकि इंडिया में ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है, इसकी वजह से वो स्टेट्स जो एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स इन्फ्लेट नहीं करती, उनको और भुगतना पड़ता है। जैसे अप्रैल 2017 में इंडिया के 40 मेजर एग्जाम बोर्ड्स ने एक जॉइंट डिसीजन लिया था कि वो एक्सेसिव मार्क्स इन्फ्लेशन को हटा देंगे, पर एक्चुअली बस 2 बोर्ड्स ने ही इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया था, पंजाब और बिहार। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे ही ऐसा किया, इन स्टेट्स में पासिंग परसेंटेज एकदम से गिर गई। और इसके बाद हुआ क्या? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बहुत दबाव डाला पंजाब स्कूल एग्जाम बोर्ड के हेड पर रिजाइन करने के लिए। मॉडरेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसको पूरी तरह पॉलिटिसाइज कर दिया है, जिसने हमारे स्कूल सिस्टम को ही बिगाड़ दिया है। तो केरला बोर्ड की जो मार्किंग है वो बहुत लिबरल है, वहीं जो बिहार बोर्ड की मार्किंग है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट एक एनालिसिस के हिसाब से आंध्रा बोर्ड के 96% का स्कोर इक्वल है बिहार बोर्ड के 60% मार्क्स से। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज ग्रेड 12 के एब्सोल्यूट मार्क्स के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स का एडमिशन लेती हैं। इसी वजह से ऐसे कई स्कूल्स हैं, जैसे बंगाल की बात करते हैं, जहां स्कूल्स ने अपना बोर्ड ही चेंज कर दिया है लोकल स्टेट बोर्ड से ऑल इंडिया बोर्ड की तरफ, क्योंकि वो ये मानते हैं कि स्टेट बोर्ड की मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स आए और उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होए, इसीलिए वो लोकल स्टेट बोर्ड के साथ क्यों रहेंगे। पर हम सब ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानते होंगे जो अपने स्कूल्स ही बदल देते हैं ताकि वो एक ऐसे बोर्ड के अंडर आ जाए जिसकी मार्किंग लिबरल हो। और इसी वजह से बोर्ड मार्क्स एक अच्छे इंडिकेटर नहीं है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए। और ये बस स्कूल मार्क्स का ही इशू नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज के साथ भी यही हो रहा है। कई कंपनीज अब यूनिवर्सिटी डिग्रीज को ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है उनकी क्वालिटी पर। जैसे एक 2019 की रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडिया के 80% इंजीनियर्स जॉब्स के लिए फिट ही नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से ये अब कई इंडियन एडटेक कंपनीज स्किल गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है, और उनमें से एक कंपनी है कोडिंग निंजास, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस वीडियो के लिए। कोडिंग निंजास इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है कोडिंग एजुकेशन के लिए, जहां उनकी टीचिंग फैकल्टी कई टॉप टियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से है, जैसे IIT। उनके प्लेटफॉर्म पर अब 17 से ज्यादा प्रोग्राम बेस्ड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग जैसे टॉपिक्स पर। कोर्सेज के अलावा आपको उनके अलुमनाई नेटवर्क की एक्सेस भी मिल सकती है। उन्होंने कई टॉप टियर कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे गूगल या फिर Amazon। कोडिंग निंजा आपको एक असिस्टेंस भी ऑफर करते हैं, जहां कोई भी स्टूडेंट अपने डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर करवा सकता है, ताकि उनको एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको 17 कोर्सेज मिल सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री 7 दिनों के लिए। अब क्या इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंट्रेंस एग्जाम है? डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि केरला स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को हमें कंपेयर करना है बिहार के स्टेट बोर्ड स्टूडेंट से, तो हाँ, एंट्रेंस एग्जाम उस चीज का सॉल्व कर सकते हैं। पर ये मत सोचना कि एंट्रेंस एग्जाम इंडिया के स्कूल सिस्टम या फिर एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स पर प्रेशर। इनफैक्ट अब स्टूडेंट्स पर प्रेशर और बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उनको एक और एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी होगी। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मेन प्रॉब्लम है जो मिसमैच है सप्लाई और डिमांड के बीच। जैसे 2019 में 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था नीट एग्जाम के लिए, पर आपको क्या पता है कि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? 2060। और कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन कॉलेजेस में? करीब 35,000 से ज्यादा। तो यानी 35,000 सीट्स के लिए 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स compete करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 42 स्टूडेंट्स हर एक सीट के लिए। अगर हम IIMs की बात करें 2018 के केस में, तो हर सीट के लिए 20 एप्लीकेंट्स compete कर रहे थे। और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि DU के एग्जाम के साथ भी वही हो जाएगा जो नीट या फिर JEE के साथ हुआ है।
यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की भरमार। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2014 के सर्वे के हिसाब से एक परिवार के ऑलमोस्ट 12% एक्सपेंसेस उनके बच्चों की प्राइवेट कोचिंग की तरफ जाते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 99% स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट मेडिकल एंट्रेंस क्रैक किया था तमिलनाडु में, उन्होंने कोचिंग ली थी। तो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम एक लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर क्रिएट करता है डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के बीच, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस एग्जाम की वजह से स्टूडेंट्स पर मेंटल प्रेशर और उनकी फैमिलीज पर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ सकता है, और ये दबाव सबसे ज्यादा होगा उन स्टूडेंट्स पर जो बेचारे गरीब खानदान से आते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के सोल्यूशन आसान नहीं है, पर सिंपल भाषा में हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ानी होगी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। इसके लिए हमें नए इंस्टीट्यूट्स भी बनाने होंगे और करंट इंस्टीट्यूट्स की कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। जैसे 2018 में IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर ने प्रपोज किया कि वो अपनी इनटेक कैपेसिटी 805 सीट से बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बैंगलोर डायरेक्टर प्रोफेसर जी रघुराम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्होंने 200 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एडिशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन और अपने प्रोग्राम्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगा। तो हम में से कई लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम से एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए, पर हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि पहली बात, ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर देगा, और दूसरी बात, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, क्योंकि जब तक 20 से 40 स्टूडेंट्स हर एक सीट के लिए कम्पीट करते रहेंगे, उसका मतलब है कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको निराशा ही मिलेगी।